नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द काउंसिल आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। डेली करंट अफेयर की सीरीज जो चल रही है एमआईक्यू की स्टार्ट हो गई। आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। ये जो हमारी क्लास चल रही है ये यूपीएससी, यूपी पीसीएस और अदर स्टेट पीसीएस के साथ साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग जल्द से जुड़ जाएं। और इस क्लास पर आधारित आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से जाकर के विस्तार में उसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारी जो क्लासें चल रही है करंट अफेयर के महत्वपूर्ण मुद्दे को देख करके, महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर रहा है उसको देखते हुए काउंसिल आईएएस परिवार ने इसका बेड़ा उठाया है। तो उसमें हम वो चीजें लेकर के आएंगे जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि करंट अफेयर की घटनाएं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप देखेंगे बहुत सारी घट रही, लेकिन हर घटनाओं पर नजर रखना जरूरी नहीं है। उन्हीं घटनाओं पर नजर रखना चाहिए जो जिस चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसी लेवल की हो, उसी ढंग की हो, उसी के लिए जरूरी हो। इसलिए आप उन्हीं घटनाओं पर ध्यान दें जो आपके लिए बेहद जरूरी हो। उसको हमने ये ध्यान दिया है कि आपके लिए उस चीज को उसी रूप में पेश कर रहे हैं कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट था वही चीजें आपको दिया जाए। तो आज की क्लास हम लोग आगाज करते हैं। अब इस क्लास को शुरू करने से पहले, क्वेश्चन पर आए उससे पहले आपको बता दें कि हमारे यहाँ एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है 24 मई शाम 4:30 बजे। यह सामान्य अध्ययन का फाउंडेशन कोर्स है। इसमें यूपीएससी और यूपी पीसीएस के सिलेबस को कवर किया जाएगा। यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों इस पे टारगेट किया जा रहा है। इसको देखते हुए एक रणनीतिक परिचर्चा का आयोजन किया गया है 24 मई शाम 4:30 बजे। उसके बाद 25 मई से आपकी क्लासें शुरू हो जाएंगे। एडमिशन प्रारंभ हो चुका है। आप लोग आकर के 24 मई शाम 4:30 बजे सेमिनार में भाग लीजिए। और इस दिन हमारे यहाँ सेमिनार आयोजित किया जा रहा है जो निःशुल्क सेमिनार है। इस सेमिनार का मुद्दा है कि हिंदी माध्यम का रिजल्ट जो गिर रहा है उसके कारण क्या है, और काउंसिल आईएएस का जो है सुझाव क्या है उस पे, और भावी रणनीति क्या है काउंसिल आईएएस के, जिससे हिंदी माध्यम में रिजल्ट सुधारा जा सके। तो आपको ज्ञात होगा कि विगत कई वर्षों से काउंसिल आईएएस परिवार लगातार हिंदी माध्यम से रिजल्ट दे रही है, और यह इलाहाबाद की सबसे पुरानी संस्थाओं में गिनी जाती है। और बहुत सारे रिजल्ट इलाहाबाद से जो गए हैं ये काउंसिल आईएएस के रहे हैं। तो आप एक बार पुनः कोरोना के बाद सुबह की बैच के बाद शाम की बैच में लॉन्च हो रहे हैं। हम लोग लेकर के आ रहे हैं शाम की बैच, जिसमें दिल्ली के विषय विशेषज्ञों द्वारा आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। वो दिल्ली के टीचर जो अपने क्षेत्र में माहिर हैं, जो लगातार यूपीएससी के लिए लोगों को तैयारी कराते रहे, स्टूडेंट आप सबकी तैयारी होती रहे, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो आप लोग आकर के इस सेमिनार को अटेंड करिए 24 मई शाम 4:30 बजे। तो शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन का है पहला क्वेश्चन। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की? तो किस देश ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की है? ऑप्शन ए है ब्राजील, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है भारत। तो आपको बता दें चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किया। इस बार जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है इसकी अध्यक्षता इस बार चीन ने किया है। और भारत के विदेश मंत्रालय जो विदेश मंत्री रहे एस जयशंकर भारत की तरफ से इसमें भाग लिए हैं। अब अध्यक्षता किया है चीन ने। यहां विदेश मंत्रियों ने जो चर्चा किया उसमें यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा हुई, और रूस और यूक्रेन के बीच जो वार्ता होनी चाहिए उसका इन देश ने समर्थन किया है। और विदेश मंत्री ने जो उभरता बाजार है और विकासशील देशों के साथ ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्ता में भी उन्होंने इसमें भाग लिया है। तो इसमें जो विश्व ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक जो आयोजित की गई ये चीन की अध्यक्षता में हुआ, और भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बैठक में भाग लिए। इसलिए इसका सही उत्तर आपको मिल जाएगा ऑप्शन बी यानी चीन। देखें आप, तो ये बैठक की फोटो आपको एक दिखाई गई है। चीन ने 2022 में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की, और भारत के विदेश मंत्रालय में से एस जयशंकर ने इस बैठक में भाग लिया। और यूक्रेन की स्थिति पर इसमें चर्चा की गई, और रूस और यूक्रेन के बीच जो वार्ता थी उसका समर्थन विदेश मंत्री भारत के किए हैं। और विदेश मंत्री ने उभरते बाजारों और विकासशील देशों के साथ जो ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की वार्ता है उसमें भी एस जयशंकर प्रसाद ने भाग लिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यह कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एनजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया है। तो किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्याकांड के जो दोषी हैं उनको रिहा करने का आदेश दिया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 123, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 142 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 161। तो आपको बता दें जो है राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी जो है एनजी पेरारिवलन को सुप्रीम कोर्ट ने 142 अनुच्छेद के तहत असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उनको रिहा करने का आदेश दिया है। तो अपनी उस जो है 142 जो अनुच्छेद है उसके तहत अदालत ने असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया, उनको मुक्त करने का यानी रिहा करने का आदेश दिया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का अनुच्छेद 161 का हवाला दिया और कहा पेरारिवलन को क्षमा करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी का हवाला भी उन्होंने दिया है। इस तरह इसका सही उत्तर आपको ऑप्शन सी मिलेगा, अनुच्छेद 142। देखें आप तो आर्टिकल 142 आपको दिखाई देगा। तो राजीव गांधी हत्याकांड के दोषी एनजी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अदालत को दी गई असाधारण शक्ति का इस्तेमाल किया। और सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत पेरारिवलन को क्षमा करने में तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा अत्यधिक देरी और निर्णय लेने में कमी का हवाला भी उन्होंने दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? एक बार पुनः आप देखेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि हाल ही में आयोजित ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की है? ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी है रूस, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है यूनाइटेड किंगडम। तो आपको बता दें कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर एक उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किया। तो अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में जो आयोजित हुआ उसमें इसका अध्यक्षता किया है। और भारत में से केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बैठक में जो है वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त किया है। इस तरह से आप देखेंगे उच्च स्तरीय मंत्री का अध्यक्षता किसने किया है? तो ये अमेरिका ने किया है। अब अमेरिका के विदेश मंत्री ने इसमें किया है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो इसका सही उत्तर ए मिलेगा, आपको अमेरिका दिखाई देगा। देखें आप तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने न्यूयॉर्क में ग्लोबल फूड सिक्योरिटी कॉल टू एक्शन पर उच्च स्तरीय मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। और भारत के केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने बैठक में वैश्विक खाद्य असुरक्षा पर चिंता व्यक्त किया है। तो जिस तरह से विश्व में खाद्य सुरक्षा की चिंता दिखाई जा रही है उस पर उन्होंने विचार व्यक्त किया है। अब उन्होंने कहा कि भारत खाद्य ऊर्जा और वित्त पर वैश्विक संकट प्रतिक्रिया समूह, जिसको GCRG कहते हैं, इसकी स्थापना और खाद्य निर्यात प्रतिबंधों से मानवीय सहायता के लिए WFP द्वारा खाद्य खरीद में छूट की संयुक्त राष्ट्र महासचिव की पहल का स्वागत करता है। ऐसा भारत के जो है विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने वहां पे कहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि हाल ही में UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? फिर से देखेंगे, हाल ही में UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित GDP विकास दर क्या है? ऑप्शन ए है 4%, ऑप्शन बी है 4.50%, ऑप्शन सी है 5%, ऑप्शन डी है 6%। तो आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपनी UN वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन और प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट जो है जारी किया है। अब इसमें 2022 में अगर बात करें तो भारत के 6.4% बढ़ने का जो अनुमान है
जो पिछले साल के 8.8% की तुलना में धीमा है। वहीं 2000 जो वित्तीय वर्ष 2023 है उसके लिए भारत की विकास दर 6% रहने का अनुमान लगाया गया 2023 में। अब ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वित्तीय वर्ष 2023 में भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 6%, यानी ऑप्शन डी आपको दिखाई देगा सही उत्तर इसका आपको दिखाई देगा। देखें आप, तो संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने अपनी यूएन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑन प्रोस्पेक्टस WESP रिपोर्ट जारी की और 2022 में भारत के 6.4% बढ़ने का अनुमान लगाया है 2022 में, जो पिछले साल अगर आप देखेंगे 2021 के 8.8% की तुलना में धीमा आपको दिखाई दे रहा है। क्योंकि पिछले साल 2021 में आप देखेंगे 8.8% था, इस बार 2022 में 6.4% बढ़ने का अनुमान है और 2023 में आप देखेंगे तो 6% रहने का अनुमान है। अब इसमें बताया जा रहा है कि यूक्रेन में युद्ध ने वैश्विक आर्थिक विकास को 4% से 3.1% तक धीमा कर दिया है। तो आप देखेंगे विश्व में भी वैश्विक आर्थिक विकास धीमा हो रहा है और 4% से कितना हो गया 3.1% तक धीमा कर दिया है। तो यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है उसका भी प्रभाव बहुत तेजी से विश्व पर दिखाई दे रहा है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है। यह कह रहा है कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई में किस दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय लुप्त प्राय प्रजाति दिवस मई में किस दिन मनाया जाता है। ऑप्शन ए है पहला शुक्रवार, ऑप्शन बी है दूसरा शुक्रवार, ऑप्शन सी है तीसरा शुक्रवार, ऑप्शन डी है चौथा शुक्रवार। यानी इसमें तो कंफर्म होता है कि वो शुक्रवार के दिन मनाया जाता है, लेकिन मई महीने के किस शुक्रवार को मनाया जाता है ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको बता दें कि राष्ट्रीय लुप्त प्राय जो प्रजाति दिवस है यह हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और 2022 में अगर देखेंगे तो मई का तीसरा शुक्रवार जो है वो 20 मई को पड़ा है, 20 मई को पड़ा। तो इस बार 2022 में ये राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस 20 मई को मनाया जाए। अब ये मनाया कब जाता है तो मई महीने के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी आपको सही दिखाई देगा, तीसरा शुक्रवार। देखें आप इसमें, तो राष्ट्रीय लुप्तप्राय प्रजाति दिवस आपको दिखाई दे रहा है कि हर साल मई के तीसरे शुक्रवार को मनाया जाता है और इस साल यह 20 मई को मनाया गया। और इसका उद्देश्य है कि लुप्तप्राय प्रजातियां जो हैं उसके बारे में लोगों को जागरूकता पैदा करना है और उनकी रक्षा के लिए हम विभिन्न कदम उठा सकें, ऐसा इसका उद्देश्य है इस दिवस को मनाने का। 1973 की बात करें तो 1973 का लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम जो है 28 दिसंबर को अस्तित्व में आया था। अब इस अधिनियम का उद्देश्य था वन्य जीव संरक्षण और जो लुप्तप्राय प्रजातियां हैं उनके पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ाना है। इसके लिए एक 1973 में एक अधिनियम आया था, लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम। अब ये लागू हुआ था 28 दिसंबर 1973 को लागू हुआ दिखाई दे रहा। अब इसका उद्देश्य आपको जैसा कि बताया हमने कि जो वन्य जीव संरक्षण है और लुप्तप्राय प्रजातियां उनके पुनर्वास की आवश्यकता को बढ़ावा देना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही और महत्वपूर्ण क्वेश्चन सीरीज की अगले क्लास में हम मिलते हैं। आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर भी कर देंगे और जो लोग नए होंगे सब्सक्राइब कर देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।